हाँ, तो क्या क्या हो गया अपना, क्या क्या आ चुका है आप लोगों को। डिटर्मिनेंट क्या होता है जान गए, ठीक है। सेरेस मेथड क्या होता है जान गए। फिर बोगला मेथड इंडियन जुगाड़ है, ठीक है। स्पीड क्या तेज लगी या वैसी ही है स्पीड, आपको लग रहा है फ़ायदा हो रहा है। अच्छा हाँ, तो आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। कोई बैठा है आगे, आ जाओ यहाँ बैठ जाएगा कोई। अच्छा बेटा, हाँ ठीक है। तो मेन मोटिव हमारा ये था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके जस्ट पीछे। हाँ, डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हमें समझ में आ जाए, कैसे एक्सपेंड करते हैं ये समझ में आ जाए। आज हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसके साथ में माइनर कोफैक्टर। शायद आप शुरू में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो कहीं कहीं पे स्टार्टिंग में ये वर्ड आ जाता है माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो कुछ लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि माइनर कोफैक्टर होता क्या है। क्लियर है, ठीक है। तो माइनर कोफैक्टर देखना है। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ हो गया, जीरोस प्रॉपर्टी, फिर हम देखने वाला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर सम और सब्ट्रैक्शन ऑन डिटर्मिनेंट, और रोज कॉलम ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जितना हमारा आज का टारगेट है वो हम कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। माइनर और कोफैक्टर ये है क्या, सही है ना, कि माइनर कोफैक्टर है क्या, ये शुरू में दे दिया जाता है। तो मैंने ये कहा था कि ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो ये डिटर्मिनेंट कहीं से बनाया गया है, बात समझ में आई। अब देखो इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं क्या, क्या हम इसका एक्सपेंशन जानते हैं। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा तो मुझे थोड़ा हेल्प करना है इसका एक्सपेंशन लिखने में। सबसे पहले देखो फर्स्ट रो के अबाउट लिख रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पे A11, फिर क्या आएगा A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A23। क्लियर है, बहुत बढ़िया। माइनस फिर A12 और फिर क्या आएगा देखिए, हाँ A21 और A21 और A33, ऐसा क्या, ठीक है। माइनस में फिर A23 मल्टीप्लाई A31, बहुत बढ़िया। प्लस फिर क्या आएगा A13 और फिर मल्टीप्लाई, हाँ क्या आएगा यहाँ पे A21 A32 माइनस A31 A22। क्लियर है बेटा, सब ये जानते हैं। अब ये बताओ यहाँ से ये आया या यहाँ से ये आया था, मतलब इस वाले टर्म से ये आया था ना, इसका मतलब ये हम पहले से जानते थे, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो टर्म आप देख रहे हो, क्या इसी टर्म को हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिखा था, है ना। ये जो टर्म है इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ A22 A23 A32 और A33, ठीक है। क्या ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, यही तो है। सिमिलरली यहाँ पे आने वाला जो टर्म है A12, तो जो रिमेनिंग टर्म आएगा ये जो टर्म है ये क्या A21 A23 A31 A33। क्लियर है, और लास्ट वाला टर्म A13 और यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आने वाला है। क्लियर है, तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है यहाँ पे A21 A22 A31 और A32, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है, यानी जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसका जो फाइनल एक वैल्यू आने वाला है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो, दोनों एक ही बात है मगर लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, ठीक है। अब जो ये लिखने का तरीका अलग हो गया, तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है माइनर, ठीक है। माइनर जनरली हम इंग्लिश में भी जानते हैं, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, है कि नहीं। जनरली जो यंगर हो गया माइनर हो गया, इसका मतलब क्या है, जो छोटा है। तो यहाँ पे छोटा कहने का मतलब क्या है, जो ये 3 क्रॉस 3 का जो आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो, इस डिटर्मिनेंट से छोटा जिसका ऑर्डर होगा या कम जिसका ऑर्डर होगा उसको हम माइनर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर। बात समझ में आ गई। जैसे हमने क्या बोला, इसका जो ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होने वाला है 3 क्रॉस 3 या ऑर्डर 3 होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया 2। तो अब क्या है कि हर एलिमेंट से रिलेटेड हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक माइनर डिफाइन कर दिया, 2 क्रॉस 2 का माइनर होगा। हर एक एलिमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का माइनर होगा, ठीक है।
तो इस वाले टर्म को जो है, मतलब मैं जानता हूं कि इसकी यहां पे एक वैल्यू है, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो टर्म लिख रहे हैं, तो जिस चीज की वैल्यू होती है उसको हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, क्लियर है ना। तो इसीलिए मैंने इस एक्सप्रेशन को एक नेम असाइन कर दिया, जिस नेम को हम क्या बोल रहे हैं, माइनर बोल रहे हैं। बात समझ में आई ना। इस माइनर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक माइनर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या ले लिया जाता है, आई जे, ठीक है। जैसे अगर मुझे A11 का माइनर लिखना है तो मैं लिखूंगा M11, क्लियर है। तो माइनर ऑफ, अगर A11 लिखना है तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, वो माइनर ऑफ A11। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने क्या यूज किया, M11, क्लियर है। सिमिलरली माइनर ऑफ समथिंग अगर मैं AIJ कह देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, MIJ, क्लियर है, ठीक है। ये माइनर है। अब माइनर का मतलब कुछ नहीं है, जो एलिमेंट आपका है उसके जिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है जिस रो और कॉलम में, उसे एलिमिनेट कर दो, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, क्लियर है सबको। चलिए ठीक है, तो ये भी एक माइनर है, ये भी एक माइनर है और ये भी एक माइनर है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूं, m के टर्म में A11 M11 माइनस ऑफ A12 M12 प्लस A13 मल्टीप्लाई M और M13, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो क्या बोला गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट कैन बी इवेल्यूटेड, सही है, बाय मल्टीप्लाइंग एलिमेंट विद देयर कोरोस्पॉन्डिंग माइनर। जिस रो के एलिमेंट आप लोगे उसी रो के कोरोस्पॉन्डिंग माइनर को लेने से, मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट। यहां से डिटर्मिनेंट की एक दूसरी डेफिनेशन दी गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना, इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमने एक दूसरा टर्म यूज किया जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। जिसको क्या बोलेंगे हम, कोफैक्टर। अब देखो इसी को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। हमने क्या कहा कि इस वाले टर्म को मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है वो माइनस साइन हट जाए। अब वो माइनस साइन कैसे हटेगा, इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक -1 की पावर i प्लस j का यूज करना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली माइनस साइन हट जाएगा। कैसे, जैसे ये 1 1 है तो मैं जानता हूं -1 की पावर 1 + 1 का मतलब 2 हो गया। तो -1 की पावर 2 अगर आप लोगे भी तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो यहां पे अगर आपने -1 की पावर 1 + 1 ले भी लिया तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस साइन हमने ले लिया, फिर मैं क्या कर दूं, -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि i j तो यही है, और A12 और M12 प्लस -1 टू दी पावर i + j, और यहाँ i + j का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ, तो -1 टू दी पावर 1 + 3 और M13 और एक टर्म क्या आ गया, A13, क्लियर है बेटा। अब आप देखो यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा था वो माइनस साइन हट गया ना, ठीक है। तो इसी टर्म को लिखने का तरीका क्या किया गया, A11 एक एलिमेंट है और -1 की पावर i + j वाले टर्म को, यानी कि हमने लिखा Cij इज इक्वल टू -1 टू दी पावर i + j मल्टीप्लाई Mij, क्लियर है। तो हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने क्या बोला, कोफैक्टर। क्या बोला, कोफैक्टर। तो आप ये समझ रहे हो कि ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं की, जो एक एक्सप्रेशन हम पहले से देखते हुए आ रहे थे उसको हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। नेम इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि भाई ये वैल्यूएबल है, मान ले, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन को हम वैल्यू दे देंगे, इसका मतलब जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट √b² - 4ac, हम जानते हैं एक एक्सप्रेशन है, मगर उसको हमने एक नाम दे दिया, तो नाम देने से उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Cij किसके इक्वल हो गया, -1 टू दी पावर i + j, और Mij, जहां पे Mij क्या है, माइनर ऑफ Aij एलिमेंट, और Cij क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट, क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म को और 1 1 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, C11, क्लियर है। सिमिलरली इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A12 और C12, क्लियर है। और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, A13 और C13, हाँ या ना बेटा, बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, ऊपर जो माइनस साइन आ रहा था उस माइनस साइन को यहाँ पे
हटा दिया। बात समझ में आ गई? तो आप ये देखो इस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, ये भी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन कैसे है? जनरली यहाँ पे मैट्रिक्स वर्ड आता है, वो बाद में आप पढ़ोगे। तो हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी इवेल्यूटेड इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ ए रो विद देयर कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ गई? किसी भी रो के एलिमेंट, अब वो कोई भी रो हो सकता है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट मिल गया। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो टर्म आपने लिखा है ये किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा के इक्वल है। किसके इक्वल है? डेल्टा के इक्वल है। अब आप कहोगे कि सर इसके बजाय मैं ऐसे भी तो लिख सकता था सेकेंड रो के अबाउट, तो वो भी सही है। आपने 2 1 लिखा, यहाँ पे भी 2 1 आना चाहिए। यहाँ पे फिर आपके पास क्या है? A22 के साथ में C22 प्लस A23 C23, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। क्लियरिटी है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालो तो रो के अबाउट ही निकालोगे। आप कॉलम के अबाउट निकालो, रो के अबाउट निकालो, डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम डिटर्मिनेंट रिमेन, पढ़ा था कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है? जो अभी यहाँ पे ये रो है, अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा तो यही कॉलम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप डिटर्मिनेंट किसी रो के अबाउट निकालो, किसी कॉलम के अबाउट निकालो, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आप कोफैक्टर के फॉर्म में ये रिलेशन लिख रहे हो, ये कितने टाइम्स लिख सकते हो? 6 टाइम। कैसे? कितने रो हैं यहाँ पे? 3 रो और 3 कॉलम। तो कॉलम के अबाउट लिखोगे तभी भी सही है, रो के अबाउट लिखोगे तभी भी सही है। बात समझ में आ गई? क्लियरिटी है? एक चीज और इसमें ध्यान देना है, इसमें कभी भी माइनस साइन आ सकता है क्या? कभी भी माइनस साइन आ सकता है इसमें? कभी माइनस साइन? किसी को डाउट है? क्योंकि माइनस साइन हटाने के लिए तो मैंने कोफैक्टर ले लिया। तो अगर कोई एक्सप्रेशन में ऐसा आता है कि यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, यानी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि सर A11 की जगह मैं -1 ले लूं तो, हाँ ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों को कंबाइन करके हमने कोफैक्टर लिख दिया है। ये देखो I प्लस जे, ऐसा है ना? अब आपने I प्लस जे का सम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियरिटी है? ठीक है। तो ये वाला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मगर इस वाले टर्म के आगे से प्लस साइन माइनस साइन नहीं होगा। सी आई जे प्लस माइनस हो सकता है, मगर सी आई जे के आगे से प्लस माइनस साइन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये जो माइनस साइन है, एम आई जे कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, मगर एम आई जे के आगे से कैसा साइन है? यहाँ पे माइनस साइन है ना? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एम आई जे और सी आई जे कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, मगर एम आई जे और सी आई जे के आगे से जो साइन आने वाला एक्सप्रेशन में, वो एम के केस में, माइनर के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चलेगा, मगर सी आई जे के केस में हमेशा पॉजिटिव ही चलेगा। ये एक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ गई? तो इस एक्सप्रेशन को जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे अपने से कभी भी माइनस साइन नहीं लोगे। सी आई जे को निगेटिव होना है हो जाए, आई जे को निगेटिव होना है हो जाए, है ना? वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मगर एक्सप्रेशन में हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा। क्या अभी क्लियरिटी है? ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमने क्या देखा, सी आई जे जब भी आएगा पॉजिटिव होना चाहिए। एम आई जे के केस में अब बात करते हैं सी आई जे, और आई और जे मैं जानता हूँ कि ये निगेटिव भी हो सकता है इसका सम, और इसका सम पॉजिटिव भी हो सकता है। ये चीज़ क्लियर है? तो हाँ, आगे आएगा बेटा, हाँ मतलब आएगा, बहुत यूज़ है इसका। हम ए बी सी डी पढ़ रहे हैं अभी। जैसे आप अल्फ़ाबेट जानते हो, तो ए बी सी डी जब आप एलकेजी में ए बी सी डी पढ़ोगे तो उस बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा कि भाई पूरे अल्फ़ाबेट का आगे क्या यूज़ है, हम कितने ऐसे लिखते हैं कि पूरी साइंस बन गई इंग्लिश में लिखते लिखते। बात समझ में है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मैं बताते जाऊँगा इसके एप्लीकेशंस। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आई और जे है ये पोजीशन है,
आई और जे क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पोजीशन है, जिस पोजीशन को मैंने 1 1 1 2 1 3 इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब इसका सम या तो इवन नंबर आएगा या तो इसका नंबर ऑड आने वाला है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि दो ही पॉसिबिलिटी ऐसी है, या तो ये नंबर इवन होगा या तो ये नंबर ऑड होगा, यानी कि सी आई जे या तो माइनस ऑफ एम आई जे के इक्वल होगा या क्या होगा, प्लस ऑफ एम आई जे के इक्वल होगा। इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू पॉसिबल, और वो भी ऑल्टरनेट होगा, क्योंकि यहां पे क्या है 1 1 है, तो 1 1 इवन नंबर हो गया सम में, ये क्या हो गया ऑड, फिर ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया, फिर 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 तो इसीलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वो ऑल्टरनेट जा रहे थे। क्या ये बात क्लियर है? एम आई जे और सी आई जे के बीच में दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो दोनों इक्वल होंगे या तो अपोजिट साइन के होंगे, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कभी भी मेरे से ये बोला गया किसी भी स्टेटमेंट में कि मॉडुलस ऑफ एम आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी आई जे फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई एन जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमेशा सही है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम होंगे। अब पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, वो अलग बात है। क्लियरिटी है? ठीक है, अब आगे इसमें और बात करते हैं कि मैंने ये कहा था कि हमारे पास 6 तरीके हैं जिसमें हम को फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और माइनर के फॉर्म में भी हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 6 वेज होंगे। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, जो माइनर और को फैक्टर आपने निकाला, यहां पे देखो माइनर और को फैक्टर निकाला था, ये कौन से रो के अबाउट निकाला था, फर्स्ट रो के अबाउट निकाला था। क्लियरिटी है? अब फर्स्ट रो के अबाउट आप माइनर और को फैक्टर निकालोगे तो इस तरह से लिखोगे कि नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि माइनर और को फैक्टर आपने जैसे फर्स्ट रो के अबाउट निकाला तो आपके पास में 6 टर्म आने वाले हैं, जिसमें से 3 टर्म पॉजिटिव होंगे। अब इसमें से मुझे 3 टर्म पॉजिटिव बताना, कौन कौन से? A11 बोलते जाओ, A22 A33, ये पॉजिटिव है क्या? और बोलो पॉजिटिव यहाँ पे कौन होगा? ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो A12 A23 A31, और बोलो A13 A21 और A32। क्लियर है? ये तीनों टर्म कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। क्लियरिटी है ना? ठीक है, माइनस, माइनस में कौन से टर्म आने वाले हैं? माइनस में कौन से टर्म आएगा? A11 A32 A23। क्लियर है? फिर माइनस में कौन सा टर्म आएगा? A12 A21 A33, और बताओ A13 A31 A22। क्लियर है बेटा? अभी ध्यान रखना, ये 3 पॉजिटिव और ये 3 क्लियर है? ठीक है, देख लो, सबसे पहले जिसमें 1 1 2 2 3 3 ये पॉजिटिव है, फिर हमने क्या देखा 1 2 2 3 और 3 1 ये पॉजिटिव है। क्लियर है ना? अब हम सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड करने जा रहे हैं माइनर के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं अगर इसी को सेकेंड रो के अबाउट में एक्सपेंड करूंगा, यानी इस रो के अबाउट में एक्सपेंड करूंगा, तो फर्स्ट वाला नंबर, एक सेकेंड, फर्स्ट वाले नंबर माइनस आएगा क्या? माइनस A21, और A21 इस, हाँ क्या क्या आएगा यहाँ पे? A12 A33 माइनस A3, हाँ ये होगा ना A32 और A13। क्लियर है ना? ठीक है, एक सेकेंड ना बेटा, फिर सेकेंड टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड में पॉजिटिव आएगा, ये क्या होगा? A22। हाँ बताओ, A22 पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? A11, और क्या आएगा? A33, और बोलो A31 और A13। क्लियरिटी है? ठीक है, फिर लास्ट टर्म निगेटिव होगा, और निगेटिव में क्या आएगा? A23, ऐसा ही है ना? हाँ, और क्या आएगा? एक मिनट, इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी बताओ A11 A32 माइनस A12 A31। क्लियरिटी है क्या? ठीक है, अब फिर से पॉजिटिव टर्म देखते हैं, निगेटिव टर्म देखते हैं। पॉजिटिव बोलो कौन सा? पहले यहाँ देखो, ये देखो, क्या ये टर्म पॉजिटिव है? तो ये A11 A22 और क्या हो गया? A33, और सेकेंड टर्म फिर पॉजिटिव बोलो यहाँ पे, प्लस A21 A32 और A13 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कौन है? A23 A12 और A31। क्लियरिटी है? ये 3 टर्म क्या हो गए? पॉजिटिव। फिर निगेटिव बोलो,
नेगेटिव बोलो बेटा यहाँ पे A12 A21 A33, ठीक है। और बोलो नेगेटिव, और नेगेटिव कौन सा है A22 A31 A13, और बोलो A23 A11 A32। क्लियर है? अब इसको अच्छी तरह से देख लो कौन से 3 टर्म पॉजिटिव हैं। ये वाला टर्म आ रहा है, मगर ये फर्स्ट में आने के बजाय कहाँ आ गया, सेकंड में आ गया, ठीक है। ये टर्म आ रहा है 13, ठीक है। देखो 13 आया और 21 आया और कितना आ गया 32 आ गया। क्लियर है ना? और फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 12 31 और 23, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं फिर से। देखो ये क्या, कहाँ से सेकेंड रो के अबाउट निकाला था और यहाँ पे फर्स्ट रो के अबाउट निकाला था। क्या टर्म सेम आ रहे हैं? थोड़ा तो मेमोराइजिंग पावर स्ट्रांग है ना अपनी, है? क्या यहाँ पे आने वाले टर्म जो हैं वो सेम है कि नहीं? तो मैं फर्स्ट रो के अबाउट में डिटर्मिनेंट निकालूं, सेकेंड रो के अबाउट डिटर्मिनेंट निकालूं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम, वो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि उसका जो अरेंजमेंट है जो पहले आ रहा था वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो पहले आ जाएगा। इसके अलावा फाइनल जो आंसर आने वाला है वो आंसर चेंज नहीं होने वाला है। क्लियरिटी है क्या? ठीक है। तो मैं ये समझ गया कि किसी भी रो और कॉलम के अबाउट डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आने वाला है, वो किसी रो या कॉलम पे डिपेंड नहीं करता। चलिए ठीक है। तो ये फर्स्ट रो के अबाउट भी हमने देख लिया, इसके अबाउट। अब बात यह है कि जब हमने सेकेंड रो के अबाउट में इस फॉर्म में लिखा है तो इसे मैं माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं हम, बताना क्या लिखेंगे। फर्स्ट वाला टर्म क्योंकि निगेटिव है तो माइनस साइन आ गया, और क्या हो गया यहाँ पे A21 ऐसा लिखूंगा, और माइनर के लिए क्या आएगा M21 ऐसा लिखूँ क्या? फिर सेकेंड वाला टर्म कैसा है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन A22 और माइनर में M22, फिर A23 और माइनर में M23, क्योंकि प्लस माइनस साइन कौन फॉलो करेगा, माइनर फॉलो करेगा, ठीक है। मगर कोफैक्टर ये प्लस माइनस साइन से इंडिपेंडेंट है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 और C23। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? यानी कि अगर आप डिटर्मिनेंट को किसी भी टर्म में लिखने के लिए बोले कोफैक्टर या माइनर तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना? सबको क्लियर है? चलिए आ जाए। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, वही जो मैंने बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ठीक है। या तो रो के अबाउट निकालो या तो कॉलम के अबाउट निकालो, एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम रो। जिस रो के कोफैक्टर आपने एलिमेंट लिए उसी रो के आपको क्या लेने हैं, कोफैक्टर या माइनर, ठीक है। उसको लेने से फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन दी जाती है जब आपको उल्टा पढ़ाया जाता है, पहले मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो वहाँ से इस तरह की डेफिनेशन स्टार्टिंग में दे दी जाती है। चलिए ठीक है, मैं जान गया कि इस वाले टर्म को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, जान गए ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म देखना है। अब क्योंकि क्यूरियोसिटी तो आएगी दिमाग में कि अगर सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता, आना चाहिए ना? आना चाहिए कि नहीं? अगर कोफैक्टर सेम रो से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट दे दे रहा है, और नहीं करते तो क्या होगा? सही है ना? तो उस केस में क्या होता है, हमारा आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। देखते हैं 0, जैसे इसमें तो दे दिया गया है, चलो फिर से हम देखते हैं। जैसे ये देखो, ये टर्म फर्स्ट रो ले लेते हैं और कॉलम कोई दूसरा ले लो, जैसे इन्होंने सेकेंड ले लिया है। एक काम करते हैं, हम दूसरा लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में डेल्टा हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। कौन सा रो लूं? कोई भी बोल दो। थर्ड रो ले, क्या कोई भी एक ले लेते हैं, और कोफैक्टर किसी और का ले लेते हैं, ठीक है। तो किसका ले लें, किसका ले लें? फर्स्ट का। चलो फर्स्ट का ले लेते हैं, ठीक है। तो A31 को मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर फर्स्ट वाले यानी C11 के साथ में, फिर
सेकेंड वाला एलिमेंट, देखो कोफैक्टर में हमें माइनस और प्लस साइन का दिक्कत नहीं है, तो हम प्लस साइन ही लेते हुए चलेंगे। तो सेकेंड आपका एलिमेंट क्या है, A32, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, C12 है ना, इसका कोफैक्टर, और प्लस A33 और कोफैक्टर किसका, C13। क्लियरिटी है ना बेटा? ठीक है, आप बताते जाना। आप A31 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर कौन होगा, बोलो इसका कोफैक्टर कौन होगा? देखो ये कैंसिल आउट ना, ये कैंसिल आउट, और ये 1 1 है, ये क्या है 1 1 है, तो 1 1 के लिए कोफैक्टर प्लस साइन देगा कि नहीं, माइनर 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 कैसे साइन देगा, 1 1 1 है तो कैसे साइन हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया। और फिर माइनर बताओ, यहां से यहां पे क्या आ गया, A22, हाँ A33, ठीक है, माइनस A32 A23। क्लियरिटी है? ठीक है, सही है। इसके बाद सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड में क्या है बेटा, सेकेंड में आपने क्या लिया, A32, ठीक है, और फिर यहां पे क्या आएगा, माइनस आ गया ना साइन, चलो ठीक है, तो -1 की पावर 3 ले लिया हमने, ठीक है। माइनर क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा, कैंसिल आउट कर लो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो A21 A33 माइनस A31 A23। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, A33, सही है, फिर क्या होगा, अब -1 की पावर 4 हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर A21 A32 माइनस A31 A22। क्लियरिटी है? अब मुझे पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म बताना। पॉजिटिव बताओ, देखो ये तो प्लस हो गया है, तो क्या फर्स्ट वाला टर्म पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव मतलब A31 A22 और A33 पॉजिटिव है। सेकेंड टर्म पॉजिटिव बताओ, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये देखो माइनस है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या आने वाला है, A32 A31 A23। ठीक है, यहां से पॉजिटिव क्या आएगा, A33 A21 A32। क्लियर है? अब नेगेटिव बताओ, नेगेटिव बताओ बेटा, माइनस ऑफ A31 A32 A23। ठीक है, और बोलो माइनस, यहां पे ये टर्म माइनस है क्या, तो माइनस ऑफ A32 A21 और A33। ठीक है, एक और माइनस बोलो, A33 A31 और A22। क्लियरिटी है? क्लियर है बेटा? ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया मैंने लिखने में? सेकंड, इसमें हाँ, इसमें क्या आएगा, यहां पे 2 3। चलिए ठीक है, ऐसा ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखते हैं क्या ये वाला टर्म कहीं दिख रहा है आपको, 31 22 33 31 22 33 माइनस में कैंसिल आउट, 32 31 23 31 32 23, इससे ये कैंसिल आउट है ना, ये वाला टर्म है क्या ये, ठीक है, तो इससे ये कितना आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई कौन सा रो ले रहे हो और को फैक्टर किसका ले रहे हो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने क्या देखा फाइनली यहां से कि इफ वी टेक एलिमेंट ऑफ अ रो एंड को फैक्टर ऑफ अदर रो, ठीक है, देन फाइनली वी गेट द डिटर्मिनेंट इज 0। तो फाइनल डिटर्मिनेंट जो आने वाला है वो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियरिटी है? सबको क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से आपके पास दो चीजें आएंगी, एक तो क्या है कि आपके पास एलिमेंट एक रो का, को फैक्टर दूसरे रो का, दोनों को ऐड किया फाइनली 0। ठीक है, एलिमेंट एक रो का, उसी रो का को फैक्टर, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। अब देखो यहां पे एलिमेंट दे दिए गए हैं, A11 के फॉर्म में नहीं देके, इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मैंने ले लिया है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने कोफैक्टर और माइनर लिख दिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप देखते हैं, आप ये बताओ कि इसमें से डेल्टा के बारे में बताना है कि इफ डेल्टा इक्वल टू दिस देन, यानी कि इसमें से कौन सा डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 0 और ये इस तरह से शायद होना चाहिए था, या तो 0 और वो, पहले देख लेते हैं। x कौन सा रो है, ये
सेकेंड रो। क्या यहाँ पे सेकेंड रो का माइनर है? सेकेंड रो का माइनर है क्या? मगर माइनर के केस में पहला वाला साइन कैसा होना चाहिए था और सेकेंड वाला साइन, फिर ये साइन, इसका मतलब ये वाला टर्म गलत रिप्रेजेंट किया गया है, जीरो नहीं कह सकते हाँ, क्योंकि उसी रो का माइनर है जिस रो के एलिमेंट है। जीरो कब आएगा? जब रो का आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं और कोफैक्टर या माइनर कौन से रो के लिए हैं? आइदर सेकेंड और थर्ड। बात समझ में आ गई? सेकेंड रो के एलिमेंट लिए तो कोफैक्टर किसके लेने पड़ेंगे जीरो करने के लिए? फर्स्ट और थर्ड के। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि माइनर के केस में साइन मायने रखेगा और साइन आप जिस तरह से प्लस माइनस लेते वैसे ही लोगे, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। सेकेंड आपका देखो ए बी सी कौन से रो के एलिमेंट है? कोफैक्टर कौन से रो का है? फर्स्ट रो का। क्या ये सही है? चलिए बढ़िया, ये सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफैक्टर में माइनस साइन आ गया। कोफैक्टर में माइनस साइन आएगा कभी? तो ऐसा एलिमेंट तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, मतलब इस तरह के ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि कोफैक्टर में माइनस साइन कभी भी नहीं आता, ठीक है। फिर लास्ट वाले में आप देखो पी क्यू, हाँ अल्टरनेटिवली आप देखो हो सकता है कि एलिमेंट आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है। M11 कौन सा एलिमेंट इसका माइनर है? पी क्यू आर फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट के केस में पहला प्लस साइन फिर माइनस और प्लस साइन, ऐसा होना चाहिए था। तो पी के लिए प्लस साइन होना चाहिए था, मगर यहाँ कैसा साइन है? माइनस साइन है कि नहीं? तो ये गलत हो गया। तो कौन सा सही है? क्लियरिटी है? अभी आप बोलो। कोफैक्टर ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे उस केस में आंसर नहीं आता, उसमें नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आएगा, है ना, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं देगा आपको। नंबर तो आ सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, मगर वो ना डेल्टा नहीं दे सकता ना जीरो देगा, ठीक है। क्लियरिटी है यहाँ तक का? ठीक है, ठीक है, क्लियरिटी है ना कैसे किया हमने? अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का हो गया हमारा कंप्लीट। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर में आप कैसे एक्सप्रेशन को देखोगे और कैसे जीरो वैल्यू आएगा, कब डेल्टा वैल्यू आएगा। क्लियरिटी है यहाँ तक का? सबको समझ में आया क्या यहाँ तक का? लास्ट स्लाइड दिखा दें, ठीक है, देख लो यहाँ तक का कोई डाउट है तो। इसमें एक और टर्म लिख देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ अ रो with any column minor or cofactor, then we get nothing which is क्लियर बेटा। अगर किसी रो के एलिमेंट को कॉलम के माइनर या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, ठीक है। हाँ, जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बाय चांस कभी आ भी सकता है, मगर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न को हमें स्टडी करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये श्योरिटी है, मैथ्स में हम जिसको श्योरिटी बोलते हैं उसको बोलते हैं ये स्टेटमेंट है, इसे पढ़ सकते हैं अभी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब आप देखोगे तो मैथ्स का बोलने का मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट या तो प्लस हो सही होगा या तो गलत होगा, ऐसी चीज़ें मैथ्स में डिस्कस की जाती है। जहाँ पे कन्फ्यूज़न है वो सब चीज़ें हम मानते हैं गलत है। बात समझ में आ गई ना। मान लो कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी से रिलेटेड आपको, कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हो, आप सभी जानते हो ना। तो उनके बारे में बोला जाता था वो मैक्सिमम टाइम क्या बोलते थे, सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। तो मान लो कि मैं अगर राजा हरिश्चंद्र होता और मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मगर एक दिन मैंने क्या हुआ चुपके से झूठ बोल दिया और किसी बच्चे ने आप में से देख लिया, ठीक है।
अब आपने देखा है और आपके अलावा किसी ने नहीं देखा है, एक ही बच्चे ने देखा है, और मैंने झूठ बोला और आपने देख लिया। अब फिर मैं स्टेज पे आके बोल रहा हूँ कि बेटा मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, सही है ना? तो चाहे सब लोग मान भी लें, मगर जिसने मुझे झूठ बोलते हुए देखा है एक बार, वो सबसे पहले हाथ खड़े करके बोली सर आपने उस दिन तो बोला था। बात समझ में आ गई? तो आप ये देखो, मुझे गलत प्रूव करने के लिए कितने स्टेटमेंट की जरूरत है, और सही प्रूव करने के लिए 99.99 स्टेटमेंट भी गलत है। अगर मैं 99.99% टाइम्स भी सही रहता हूं और 0.1% टाइम भी गलत रहता हूं, तो मुझे गलत प्रूव करने के लिए वो 0.1 सफिशिएंट है कि नहीं? तो मैथ्स इसी चीज को फॉलो करता है। बात समझ में आ गई? मैथ्स में अगर आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट राइट है, तो वो हमेशा राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर कुछ स्टेटमेंट के लिए तो राइट था, मैंने तो इसको इसके लिए देखा था, बचे हुए के लिए रॉन्ग था, वो मैं देख नहीं पाई, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो, ये स्टेटमेंट हो सकता है कि कभी डेल्टा दे दे, ऐसा हो सकता है कि कभी जीरो दे दे, मगर एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेगा कि हमेशा आप सॉल्व करो, हमेशा ये डेल्टा दे दे या हमेशा ये जीरो दे दे। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमने क्या बोला कि यहां से कुछ भी मीनिंगफुल हमें नहीं मिलने वाला। क्लियरिटी है ना बेटा? क्लियरिटी है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक जो एक्सपेंशन का रूल है, बेसिक वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहली जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे एक टर्म आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, एक वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो, इस डिटर्मिनेंट में जब आप प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो हो गए। वो सब क्या हो गए? तो इसे बोला जाता है ये अपर ट्रायंगुलर है। ये कैसा हो गया? अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, बाद में मैट्रिक्स पढ़ोगे तो इसी के आगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे, सही है ना? इस वाले में आप देखो ये कैसा ट्रायंगल है, तो इसको क्या बोला जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर। क्लियर है बेटा? तो अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने 3 मेथड सीखे एक्सपेंड करना। अब आप डिटर्मिनेंट देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मतलब इस तरह के फिगर्स को देख के। क्लियर है ना? तो आप ये देखो कि अभी हमारे पास 2 तरह के टर्म्स आए, एक अपर ट्रायंगुलर और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। जब भी इस तरह का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली देख के आप बता सकते हो, सही है? आप डायरेक्टली देख के हम बताएं तो बताएं कैसे? ठीक है, आप चाहो तो कोई भी एक एक्सपेंशन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? x1 है, b है, c है, 0 है, y1 है, यहाँ पे z1 है, ये c हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ जो ये लिखा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये ले लिया, सही है ना? अब आप ये देखो कि मेरे पास में अभी कौन सा ट्रायंगुलर दिया है, अपर या लोअर? अपर ट्रायंगुलर। मुझे इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। क्लियर है? अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं किसी भी रो के अबाउट में एक्सपेंड कर सकता हूँ। ज़्यादा बेटर होगा मैं उस रो के अबाउट में एक्सपेंड करूँ जिसमें 0 ज़्यादा है, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बताओ इस रो के अबाउट में अगर एक्सपेंड करता हूँ, तो रो 3 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म में अगर प्लस माइनस साइन आ भी गया तो 0, थर्ड टर्म मिलेगा जिसमें क्या आएगा? z1, और z1 जिस रो और कॉलम में है उसको क्या कर दें हम? एलिमिनेट कर दें। आगे देखो क्या आने वाला है? x1 आ गया, b आ गया, 0 आ गया, y1। ऐसे लिख दूं? अगर आप ज़्यादा स्मार्ट होते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख दें, और फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा? x1, y1 और z1। आपको नहीं लग रहा है कि ये वही एलिमेंट है जो डायगोनल एलिमेंट है? ये कौन से एलिमेंट है जो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में है? देखो ऐसा है कि नहीं? x1, y1, z1। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाले को देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं अगर इसमें, अब लोअर ट्रायंगुलर को मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे एलिमेंट है ना बस, तो x1 आएगा, और x1 के साथ में जिस रो और कॉलम में x1 है उसे हटा दें, क्या मिलेगा? देखो y1, z1,
माइनस 0, फाइनली क्या मिला बेटा, x1 y1 z1, हाँ या ना। उस केस में भी यही आ रहा था, क्या आया कि नहीं। तो फाइनली हमने क्या देखा, इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर, इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ डायगोनल। ठीक है, मगर डायगोनल कौन सा लेना है, प्रिंसिपल डायगोनल, ज्योमेट्रिकल डायगोनल के एलिमेंट नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें तो जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई ये होता तो जीरो आ जाता। तो इसीलिए हमारे लिए ज्योमेट्रिकल डायगोनल का इतना यूज नहीं है, बात समझ में आ गई। मगर प्रिंसिपल डायगोनल का यूज बहुत ज्यादा होगा आगे, बात समझ में आ गई। क्या आप इस तरह के डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली देख के बता सकते हो ना कैसे निकालेंगे डेल्टा, हाँ या ना। चलिए ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। कहाँ पे जीरो नहीं होता, यहाँ पे जो जीरो आ रहे हैं ये इसी की तो प्रॉपर्टी है। हाँ, मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बोला कब जाएगा, जब इससे नीचे जीरो आ जाए तो अपर ट्रायंगुलर, इससे ऊपर जीरो आ जाए तो लोअर ट्रायंगुलर। तो ये इसकी ही प्रॉपर्टी है कि जिस केस में आपके पास डिटर्मिनेंट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में मिल रहे हैं, उस केस में हम जो डिटर्मिनेंट है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता और मैं बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा शुरू में आपके लिए स्पीड कम भी लग रही होगी, ठीक है। मुझे एक बार ये इंश्योर कर लेना है कि मेरे सभी बच्चों को सब समझ में आ रहा है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, सही है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया, ठीक, आ जाइए। तो ये तो हम देख चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया गया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है ना। यहाँ पे डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी, तो कितना आ गया ये ए बी सी। यहाँ पे क्या है ए बी सी, तो ए बी सी। अभी इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टी आप लिख लो, प्रॉपर्टी 1 करके लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। प्रॉपर्टी 1 करके लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स वर्ड आ रहा है मगर इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर और लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। मतलब समझ गए मैं आ गया ना कि है क्या, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बस आप प्रॉपर्टी 1 लिख लीजिए, है ना, वो वही चीज़ है जो आपने इससे पहले देखा। आ जाओ, अभी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। पहले तो बताओ कौन सा डायगोनल है, मतलब अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर है। आपको बोला गया है कि इफ ए इक्वल टू समथिंग, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ था, मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेता हूँ। मान लो ऐसा हो गया, इस तरह की लाइन हो गई, अभी डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस एंड ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया है 25, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ ए पूछा गया आपसे, ठीक है। अब ये आप ये देखो कि ये स्क्वायर करने से यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हम मान के चलते हैं और फिर आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का टर्म हो या डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो, दोनों में कोई अंतर नहीं आने वाला, दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। चलो साथ में देख ही लें, क्या देख लेते हैं, इश्यू नहीं रहना चाहिए अपना। इसी को ले लेते हैं, ये क्या अभी हमारा, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, a d और क्या दिया है a दिया है, 0 b और क्या दिया है यहाँ पे f, 0 0 c, ठीक है। a d e 0 b f 0 0 c, इस तरह से ऑप्शन आ गया बेटा।
ठीक है। होता क्या है, जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो ना, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करो, इसको डिटर्मिनेंट लो, तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, ठीक है। जैसे ये क्या है, आप ये तो जानते हो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो किस तरह का नंबर देगा, 2, 3, 4, 7, √2, इसी तरह के कोई भी नंबर देने वाले। तो जब आप किसी दो नंबर को या तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या सेपरेटली मल्टीप्लाई करो, तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। अब इसका प्रूव क्या होता है कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो वहाँ से भी आता है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। इस वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ऐसा किया जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, बस आप मुझे बताते जाना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, a² आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आ गई। ये पहला एलिमेंट है जब a² आप लिखोगे तो। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा यहाँ पे देखो, AD फिर BD प्लस, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, और फिर E0 से मल्टीप्लाई, इतना ही रहेगा। फिर इसे आप इससे मल्टीप्लाई करो, AE प्लस DF प्लस EC ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसे आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 0, 0, 0, यहाँ 0 आ गया। अभी जहाँ जहाँ पे 0 है ना, वहाँ 0 ही आने वाले हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो को, ये कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, ये थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट है ना। देखो ये कौन सा रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा है ना। तो यहाँ पे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो 0 आएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में आपको 0 मिलने वाला है। फिर आप यहाँ पे आने वाले एलिमेंट को देखो क्या आने वाला है। तो इस एलिमेंट का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो कौन सा है और सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई D कितना, B मल्टीप्लाई B, F मल्टीप्लाई 0, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B² आने वाला है, हाँ या ना। अब इस एलिमेंट को देखो, यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सा है और थर्ड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई E, 0 मल्टीप्लाई F, C मल्टीप्लाई C, कितना आया, C²। क्लियर है बेटा। वैसे ये प्रूव मैट्रिक्स में है, वहाँ पे मैं स्पेशली आपको बताऊंगा, बस इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपकी क्यूरियोसिटी किल ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप बताओ कि क्या ये लोअर ट्रायंगुलर फिर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। जब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो कौन से एलिमेंट लिए जाएंगे, जो डायगोनल में है, और डायगोनल में क्या क्या है, A², B² और क्या मैं इसको ABC का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, तो ये तो वही हो गया जो A का स्क्वायर है, हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास में कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि इस तरह से अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A² और डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर दोनों ही बराबर होंगे। तो इसको इन जनरल भी हम लिख सकते हैं कि A की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर n बोथ आर इक्वल, हाँ या ना बेटा। क्लियरिटी अभी, ठीक है। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। आप बताओ कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कितना आने वाला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ अल्फा, ऐसा होगा। अगर मुझे A² कर देना है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 अल्फा², हाँ या ना बेटा। क्लियरिटी है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 25 के। 25 से 25 अल्फा² कितना आ गया, 1/, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ±1/, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है ये मॉडुलस है, यहाँ पे ये क्या है, मॉडुलस है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये मॉडुलस है और कहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है। बात समझ में आ गई।
तो आप देखते हो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता है, अगर एक टर्म आएगा तो वो क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा। तो मॉडुलस का काम क्या होता है, इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या मॉडुलस का काम क्या होता है, क्या आप जानते हो मॉडुलस के बारे में, पीछे जानते हैं क्या मॉडुलस के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। मॉडुलस का काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव बनाना। -3 है तो क्या बना देगा, और 3 है तो क्या बना देगा, ठीक है। तो अब क्योंकि अल्फा के पास दो वैल्यू है, एक प्लस और दूसरी, अगर मॉडुलस ले लूं तो दोनों को क्या बना देगा, प्लस। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा दोनों ही केस में कितना आ जाएगा, 1/5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये एडवांस का क्वेश्चन था अपने। समझ में आया, समझ में आया सभी को, ठीक है। कोई डाउट, वो फिर बाद में क्लास के बाहर पूछ लेना बेटा, है ना। क्लास में जो चीजें चल रही हैं आप इसके अकॉर्डिंगली मेरे से पूछते जाना, है बेटा। ये बता दूं एक बार और, इसका हमने बेसिक प्रूफ देखा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रूफ है इसको मैं बेसिक अच्छी तरीके से मैट्रिक्स में बताऊंगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। आप इतने को देख के प्रोडक्ट करके आप विजुअलाइज कर लो थोड़ा बहुत कि ऐसा जो आ रहा है वो सही आ रहा है, सर गलत नहीं बता रहे हैं, मतलब इतना समझ लो बस, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स में आएगा। हाँ, सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन, ठीक है। जब तक का ये नोट कर रहे हैं तब तक हम एक बात करते हैं। मुझे ये बताओ साइन पाई कितना होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 मल्टीप्लाई पाई बाई 4, साइन 2000 मल्टीप्लाई पाई बाई 4, क्लियर है। साइन 5 मल्टीप्लाई पाई बाई 4, अभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहां आ जाते हैं। अब जो ये डायगोनल, ये देखो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर है ना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई और ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू दिस, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 4, क्लियर है। अब आप यहां पे टर्म देखो कैसे कैसे यूज कर रखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 10 की पावर 2024 थीटा, ठीक है। तो हमें लगेगा बताने क्या क्या निकालना है यहां पे। अब आप ये देखो कि ये क्या पूछा गया है, थीटा कितना है, पाई बाई 4। अच्छा ये बताओ पाई बाय 16 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 करोगे कितना आएगा, 10 4 पाई कितना, डाउट है क्या, कितना होगा, 10 4 पाई, 10 पाई कितना, 10 2 पाई। अरे 10 तो साइन की तरह चलता है ना, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, अगर यहां पे पाई आया तो यहां पे पाई आ जाएगा, और साइन पाई क्या होता है, तो साइन पाई 0 तो 10 पाई भी, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग कोई दूसरा नंबर 0 ही होगा। तो 10 भी कहां कहां पे 0 होता है, n पाई पे। अब क्या ये 4 पाई देगा, तो क्या ये 0 है, हाँ है ना। यहां पे कितना है, 8 मल्टीप्लाई पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया 2 पाई, तो ये भी ठीक है। ये कितना है 200 पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया 50, ये भी क्या हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल डिटर्मिनेंट है, अपर ट्रायंगुलर है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से एलिमेंट लेने हैं, कौन से एलिमेंट लेने हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट लेने बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल के। बताओ प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन से, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस पाई बाई 4 कितना होगा, कॉस पाई बाई 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2, बहुत बढ़िया। साइन पाई बाई 4 1/√2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। साइन पाई बाई 4 तो अब 1 की पावर 2024, बस। तो आंसर कितना आ गया, तो 1/4 इज द राइट आंसर, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि जब क्वेश्चंस को आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखने के दोनों तरीके दिखाई देंगे आपको, एक डरावना भी लगेगा, ठीक है। जब तक का हमें क्वेश्चन का इसेंस नहीं पता है कि क्वेश्चन बना कैसे है, क्वेश्चन है क्या, तब तक का लगेगा कि भाई पता नहीं क्या करना है,
ठीक है, जैसे ही जैसे आप कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्लैरिटी आने लग जाएगी, तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन थोड़ी टफ है, क्वेश्चन तो इजी दे रहे। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? मेरे साथ चल रहे हो? चलिए ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन में डाउट है तो। लास्ट से विजिबल है क्या बोर्ड? ठीक, हो गया, आगे बढ़े। हाँ, वन, ये 1/2 लिया गया किसके लिए? कॉस, यहाँ पे 1, ये 1 इसके लिए ना। जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो कौन से एलिमेंट लेने हैं? डायगोनल के। और 10 45 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी लोगे 1 ही रहेगा। क्लियर है? ठीक, आगे। ठीक है, थोड़ा घर पे भी जाके सोचना, और क्या, आगे बढ़े। कोई बात नहीं, बस जब तक आपको ब्रांच बैच का एक्सेस नहीं मिल रहा है ना, तभी तक का थोड़ा इश्यू है ना। जैसे ही आपको बैच का एक्सेस मिल जाएगा, नोट्स भी प्रॉपर वे में आप तक का पहुंचने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको उसके बाद प्रॉपर वे में लिखना है। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है कि इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम देन द डिटर्मिनेंट रिमेन। क्लियर है? तो जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में कह देते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो क्योंकि कई बार मैट्रिक्स पहले पढ़ाया जाता है इसलिए प्रॉपर्टी उस तरह से ले ली जाती है, मगर हम तो ये जानते हैं कि रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया जाएगा तभी भी डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी बस इतनी है, डिटर्मिनेंट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इफ वी इंटरचेंज rows and column then the determinant value of determinant remains same। ठीक है, हमारे लिए ये वर्ड हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स में बस ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ए ट्रांसपोज को या तो ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब आप समझ लो कि ट्रांसपोज हो रखा है। इसका डिटर्मिनेंट लेना, ये डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ये सब सेम है। बात समझ में आ गई? रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन हो गया। आपको लग रहा है कि सेकेंड वाला पहले वाले को इंटरचेंज करके मिला है? लग रहा है क्या? अच्छा, इसका रो देखो तो क्या है, -1 2 और 4, यहाँ पे ये क्या बन गया? कॉलम बन गया। एक को Δ1 बोला है, दूसरे को क्या? दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, तो दोनों का रेशो 1 आ गया, तो ये आंसर। क्लियरिटी है? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई दो रो के एलिमेंट इक्वल हो जाएं, क्या हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? अभी यहाँ पे सेम दे रखा है ना, हम एक डेल्टा ऐसा ले रहे हैं जिसमें दो रो सेम हो जाए, A11, देखो यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, ऐसा है ना।
जब भी मैं रो की बात बोलता हूं मैं ऐसा बोलता हूं कि इफ एनी टू रो आर सेम, इसका मतलब मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं पीछे से कि भाई रो की जगह कॉलम ले लेगा तभी भी चलेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप रो के अबाउट जो निकालोगे कॉलम के अबाउट निकालोगे आंसर चेंज, क्योंकि इंटरचेंज होने से चेंज ही नहीं होता। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम देन द डिटर्मिनेंट रिमेन। तो जो रो के लिए प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी किसके लिए? कॉलम के लिए। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो जब भी मैं रो की बात बोलूंगा इसका मतलब पीछे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कॉलम भी लेना है। बात समझ में आ गई? तो इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द फाइनल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फाइनल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। अब वो देखते हैं कैसे। क्या यहां पे दो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है जो सेम है? ठीक है, तो इस कॉलम के अबाउट में मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, अभी तक का रो के अबाउट निकाला था। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट में क्योंकि 1 और 1 आ रहा है तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? आप वैसे भी जानते हो कि देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस माइनस साइन, तो ये साइन कैसा हो जाएगा? फर्स्ट वाला प्लस, फिर 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 फिर। ठीक है, अब यहां पे भी कैसा साइन आ रहा है आपका? प्लस माइनस प्लस। यहां पे कैसा आ रहा है? माइनस प्लस माइनस। फिर यहां कैसा आ रहा है? प्लस माइनस प्लस। ये वैसा ही है क्या जैसे रो में था? है कि नहीं? ठीक है, तो अब मैं जब डेल्टा निकालूंगा तो डेल्टा फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है? A11। अब A11 जिस रो और कॉलम में हटा दो क्या आएगा? A21 A33 माइनस A23 A31। क्लियरिटी है? सही है। फिर सेकेंड एलिमेंट माइनस है तो A21 निगेटिव हो गया। अब बताओ सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले एलिमेंट को हटा देते हैं। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है आपका? ये एलिमेंट है। कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? A11 A33 माइनस A31 A13। ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड क्या है? A31 A11 A23 माइनस A21 A13। क्लियर है ना? ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव कौन सा है? A11 A21 A33 पॉजिटिव है। दूसरा बोलो पॉजिटिव, यहां से बोलो क्या आ जाएगा? A21 A31 A13। और बोलो पॉजिटिव में क्या है? A31 A11 और A23, ये पॉजिटिव है। ठीक है, निगेटिव देखते हैं। ठीक है, निगेटिव में क्या क्या आ रहा है? A11 A23 A31। ठीक है, और बोलो A21 A11 A33 और A31 A22 और A13। ठीक है, अच्छा ये टर्म कहीं पे है? 11 11 11 11 23 और 31, ये है क्या? ऐसा है ना? और ये 21 वाला है, 11 21 कैंसिल आउट और ये टर्म भी कैंसिल आउट, तो कितना आया? फाइनली 0। तो इफ एनी टू रोज और कॉलम इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द फाइनल डिटर्मिनेंट इज 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि अब क्या है कि हमें बार बार एक्सपेंड नहीं करना, हमने कुछ प्रॉपर्टी याद कर ली कि डिटर्मिनेंट देखो दो आइडेंटिकल है मतलब फाइनल 0। क्लियरिटी है? चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब अगर एक पूरा रो 0 हो गया तो मान लीजिए यहां 0 आ जाए 0 आ जाए 0 आ जाए, फिर यहां पे A B C D E F ले लें, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। अब कई बार दिमाग में ये आता है कि सर वो तो मैं फर्स्ट रो के अबाउट में लूंगा तब 0 आएगा ना, सबके अबाउट लूंगा तब थोड़ी 0 आएगा। कई बार ऐसा आ जाता है बच्चे के दिमाग में। जैसे फर्स्ट रो के अबाउट में आपने लिया तो आप ये जानते हो कि पहला एलिमेंट 0 हो गया, मगर माइनर कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट जो होगा -0 मल्टीप्लाई समथिंग आपका M12, फिर आपका 0 M13, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब वही मैंने बोला है कि अगर किसी दूसरे रो के अबाउट में लेते तो क्या होता, तो उस केस में क्या, देखो ये जो A है यहाँ पे A आ जाएगा ना, मगर A कैसा साइन आएगा? माइनस। ठीक है, अब इसका माइनर लो तो कितना आया? 0 आया ना। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या है?
बी, ऐसा है। अब सेकेंड एलिमेंट बी है, तो सेकेंड एलिमेंट आप इसको ना, एक मिनट, इस बी वाले एलिमेंट को यहां से क्रॉस कर लेते हैं, रुको, इसे क्रॉस कर लो। अभी देखो तो क्या लग रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, अगर सी आता है तो यहां क्या आ गया, 0 आएगा कि नहीं। तो अगर एलिमेंट 0 है तो माइनर कोई वैल्यू दे सकता है। अगर आपने एलिमेंट नॉन जीरो लिया है तो माइनर क्या बन जाएगा उस केस में, 0। कब, जब आइदर वन रो और कॉलम इज 0। तो कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 हो जाता है तो फाइनल डिटर्मिनेंट भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियरिटी है। कोई रो आइडेंटिकल, कोई 2 रो आइडेंटिकल हो गए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट, और एक रो 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट। क्लियरिटी है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के केस में कैसे मिलेगा डिटर्मिनेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब क्या है कि किसी 2 रो को इंटरचेंज करेंगे तो कैसा साइन आएगा, जानते हैं क्या, प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी हम। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम देन वी गेट माइनस साइन या निगेटिव साइन। ठीक है। तो अगर आपके पास में फर्स्ट केस में जब आप देख रहे हो, इस केस में अगर डेल्टा 1 पॉजिटिव है तो जैसे ही मैं आपका फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दूंगा तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहेगा मगर कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इस केस में बस कुछ नहीं होगा, डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ डेल्टा 1, या डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ डेल्टा 2। क्या ये प्रूव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम देन वी गेट नेगेटिव साइन। क्लियरिटी है। चलिए ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सही है। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब, अगर डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट दिया है उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, बात समझ में है ना। तो इसे हम ना अपोजिट डायरेक्शन से करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास में ये देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस केस में एक डिटर्मिनेंट दिया है और मैंने क्या किया, कोई जो डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट को किसी एक रो या कॉलम ले सकते हो, उसके एलिमेंट को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसका एक्सपेंशन कर सकता हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा, देखो इस कॉलम के अबाउट में एक्सपेंशन कर रहा हूँ और डायरेक्टली एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, देखो KA11 और C11, ठीक है, प्लस KA21 और C21, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि को फैक्टर आएगा तो प्लस माइनस साइन का तो इशू ही नहीं है, प्लस KA31 और यहाँ पे क्या आ गया, C बोलो 31। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो K आ रहा है, इस K को कॉमन ले सकता हूँ क्या, ये A11 C11 A21 C21 A31 C31 ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, हाँ है ना। अब जो आपने ये टर्म लिखा है, आप मुझे बताओ कि अगर K नहीं होता तो ये वाला टर्म और ये जो डिटर्मिनेंट है दोनों सेम होते कि नहीं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अबाउट में डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो इस केस में क्या आएगा, A11 C11 A21 C21 प्लस A31 और C31, हाँ है ना, ऐसा होगा कि नहीं। तो इस वाले डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि वो किससे मल्टीप्लाई हो गया है, K से मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ में आई। तो आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ K इज कॉमन इन एनी रो और ए कॉलम, क्योंकि यही तो रो बन सकता है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे जो ये कॉलम दिख रहा है, अगर किसी एक कॉलम में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी में कॉमन है, एक रो के या एक कॉलम के सभी एलिमेंट में कॉमन होगा, तो आप इसे बाहर ले सकते हो। बाहर लेने का मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने K कॉमन ले लिया, K कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, A11 A21 A31 A12 A22, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहां पे तो कुछ कॉमन है नहीं, हाँ है ना बेटा। बात समझ में आ गई। अब इसका रिवर्स से देखते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट को, किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया है,
तो ये स्केलर आप चाहो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ले जा सकते हो, आपकी मर्जी हुई। आपने कहा सर मजा नहीं आ रहा है, फर्स्ट रो कॉलम में नहीं ले जाऊंगा, मैं सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप कोई बात नहीं, इस वाले के से किसको मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कॉलम को, तभी भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। यानी कि जब इसके अंदर का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो बस इतना हो जाएगा, A11 A21 A31 k टाइम्स ऑफ A12 k टाइम्स ऑफ A22 k टाइम्स ऑफ A33, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आने वाला। बात समझ में आई? आपने कहा नहीं सर मैं इससे नहीं कर रहा, मैं ना थर्ड वाले रो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वाला जो k है इसको आप यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आने वाला फाइनल डिटर्मिनेंट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आपके पास में कोई भी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई कॉमन एलिमेंट है तो आप उसे लेके बाहर ले जा सकते हो, और फिर आप चाहो तो बाहर से आप किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होने वाला। क्या ये बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब आप मान लो कि इसी टर्म में यहां पे अगर p होता और यहां पे p होता, तो इसका फाइनल डिटर्मिनेंट क्या आता? क्या यहां से p कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाता, kp हो जाता, हाँ है ना? ऐसा होता कि नहीं? अगर यहां पे q होता, q होगा, तो बस क्या आएगा, यहां से q कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसके अलावा कोई चेंज। समझ में आया क्या होने वाला है? क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो एक एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, जीरो ले लो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही मैंने दिखाया अभी, आपकी मर्जी। आप कॉलम से कॉमन लो, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम से कॉमन लिया, सेकंड कॉलम से कॉमन लिया, सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दिया। मगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना है कि भाई हम तो क्रांतिकारी हैं सर, एक इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना। किसी एक रो के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कॉमन भी लेना है तो ऐसे ही कॉमन लेना है। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ एक रो में से ले सकते हैं। जैसे आप ऐसा समझो कि जैसे इनके पास 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ है, ठीक है, सबके पास 10 रुपीज़ है। अब यहाँ पे ऐसा है कि 15 रुपीज़ है, बात समझ में? मैंने कहा मुझे 15 रुपीज़ चाहिए, तो मैं कहाँ से मिलेगा, यहाँ से इस रो से कॉम मिल जाएगा ना, मगर इधर से मिलेगा क्या, बात समझ में ही ना? अगर यहाँ पे मुझे 5 रुपीज़ कॉमन लेना था तो मुझे इस रो से भी मिल सकता है और इस रो से भी मिल सकता है, बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है, आप कॉमन क्या लेना चाह रहे हो डिपेंड इस पे करता है। अगर आपके इस रो में के है मगर इस रो में के नहीं है, तो आप इस रो से कैसे कॉमन ले लोगे? के ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना। यहाँ पे के है मगर यहाँ पे के नहीं है तो नहीं ले सकते। तो जिसमें जो कॉमन होगा, जो भी कॉमन हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों में कॉमन हो, जैसे आगे आने वाले क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपकी बात। हाँ के स्क्वायर कॉमन, अभी आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? देखो इसका मतलब है एक मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट A I J वाला जो टर्म है इसे हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स है या दो डिटर्मिनेंट कह लो। एक डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या है, A I J, दूसरे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या है, B I J, और ये क्या है दे रखा है, देखो 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स को भूल जाओ अभी, तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। तो 3 क्रॉस 3 अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो मैंने 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट लिया है और एक डिटर्मिनेंट है B, तो B वाले डिटर्मिनेंट में आने वाले जो एलिमेंट है वो B के आएंगे, यानी B11, B12, B13, B21, B22 और B23, B31, B32 और B33। क्लियर है क्या? क्या B वाले डिटर्मिनेंट को 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में ऐसे ही लिखूंगा मैं। अब इसी तरह से मेरे पास A का डिटर्मिनेंट है, A के डिटर्मिनेंट को कैसा लिखना चाहिए, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33। क्लियर है क्या? अब आप देखो क्या बोल रखा है, BIJ
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू द पावर आई प्लस जे माइनस ऑफ 2, और फिर क्या ले लिया यहाँ पे ए जे आई, यानी कि दोनों के जो एलिमेंट हैं उसके बीच में मैंने एक रिलेशन निकाल दिया, हाँ या ना, कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है कि जो बी आई जे होगा वो क्या होगा 3 की पावर आई प्लस जे माइनस ऑफ 2 और ए जे आई। क्लियर है बेटा? अच्छा, ए जे आई और आई जे के भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला टर्म आई जे है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, यहाँ पे कितना है, ये क्या है, तो ए जे आई और आई जे ये दोनों सिमेट्रिकल होते हैं किसके अबाउट, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट। किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब मैं देखो इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास आने वाला एलिमेंट बताओ B11 क्या आएगा, B11 बताओ तो 11 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो 3 की पावर 0, तो कितना बचा ए जी आई मतलब 1 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया A11। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 2 यानी 3, 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 यानी 3 की पावर 1, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये एलिमेंट है तो कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और कितना आ गया देखो वहाँ पे A21, हाँ है ना बेटा, सही है। फिर आप ये एलिमेंट ले लो, कितना हुआ 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 4 माइनस 2 3 की पावर 2, और कौन सा एलिमेंट, हाँ सॉरी, तो 3 स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया A31। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये कितना है 21, तो 21 यहाँ के एलिमेंट देगा, और कितना है 21 का मतलब 3, 3 माइनस 2 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 और A21। क्लियर है ना? सही है। ये देखो कितना है 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 2 यानी 3 स्क्वायर, और क्या रहेगा सेम एलिमेंट, तो 3 स्क्वायर और कितना A22। ठीक है, ये बताओ 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 2 3 यानी 3 की पावर 3, और एलिमेंट कौन सा, इसका एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 क्यूब A32। क्लियर है क्या? अच्छा, आपको एक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा फिर एक और देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 3 1 4 हो गया, 4 का कितना आ गया 4 माइनस 2 2 यानी 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 स्क्वायर A और 1 3। सही है। यहाँ पे देखो कितना है 5, 5 माइनस 2 3 यानी 3 की पावर 3, और यहाँ पे कितना 2 3 है ना, ऐसा। यहाँ पे कितना हो गया 3 3 यानी 6, तो कितना आ गया 3 की पावर 4, और यहाँ पे, अच्छा समझ में आ गया यहाँ तक का? अच्छा ठीक है। अब हाँ, एक बार पहले मैं इसको सॉल्व करा दूँ फिर समझा देता हूँ। पहले हम ना कॉमन लेना सीख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है क्या आपको, तीनों में 3, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, पहले मैंने 3 कॉमन लिया और इस वाले कॉलम से 3 स्क्वायर कॉमन लिया, सही है ना। अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे A11, A12, A13 ऐसा बचेगा कि नहीं? ठीक है, फर्स्ट वाले रो से मैंने कुछ कॉलम से कुछ कॉमन नहीं लिया है, तो ये जैसा है वैसे ही रहने वाला है। अब क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे एक 3 बचेगा और 2 2 आएगा। यहाँ से 3 स्क्वायर ले लिया है मैंने कॉमन, तो यहाँ पे 3 आएगा, A23 आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लिया गया है तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर A32, और इससे 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है तो 3 स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना बेटा। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? इसके बाद जो यहाँ बचेगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कि नहीं? तो आप देखो मैंने सभी कॉमन ले लिया, यानी कि 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से 3 स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे, ये भी 3 की पावर 3 ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ या ना। अब आप ये देख रहे हो, मुझे जहाँ पे कॉमन दिख रहा है मैं वहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि रो से कॉमन ले रहा हूँ कॉलम से कॉमन ले रहा हूँ? कॉमन दिखे बाहर ले लो, बात समझ में आ गई। रो में कॉमन, यहाँ पे आपको कॉलम में कॉमन दिखा था ले लिया बाहर,
यहाँ में रो में कॉलम देखो, रो में कॉलम ये कॉमन दिख रहा है, इसको भी बाहर ले लिया। क्लियरिटी है? तो जितना आपको कॉमन दिखेगा वो निकाल के बाहर लेते जाओ, ताकि फाइनल जो डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो ये वाला टर्म कितना बचा? अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल हो गया? हाँ, मगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना दिया है? तो ये वाला टर्म कितना हो गया? 81। क्लियर है बेटा? 81 का मतलब कितना होता है? 3 की पावर 4, और ये कितना है? 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 की पावर 4। तो क्या कह सकता हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/9 होगा। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? अभी समझ में क्लियरिटी है कि कॉमन कैसे लेना है? क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। अभी आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे आने वाला जो टर्म है ये मैं कैसे लिख रहा हूँ। आप बस इस वाले टर्म को देखो, ये आई जे है। आई जे मतलब 1,3, 3,1 ऐसे, और यहाँ पे जे आई है। तो ये जो भी आप नंबर लोगे, जैसे मैं जानता हूँ फर्स्ट एलिमेंट का मतलब होता है 1 1, तो आई और जे की जगह क्या लेना है? 1 1। तो यहाँ पे भी 1 + 1 2, 2 - 2 0, 3 की पावर 0 कितना? 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1। तो ये मेरा इसका पहला एलिमेंट हो गया। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट में क्या है? 1 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2। तो 1 + 2 3, 3 - 2 कितना आया? 1। तो 3 की पावर 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो चेंज हो जाएगा, जे है पहले। यहाँ देखो पहले कौन है? जे पहले है। तो जे पहले कहाँ पे आता है? इसमें। कहाँ से? मैंने बी को लिखा है ना, ये बी वाले टर्म को लिखा है। बी, ये बी वाला टर्म है, बी वाले टर्म को ऐसे लिखा है। अच्छा आप कह रहे हो कि मैंने यहाँ से निकाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मिल सकता है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूँ जिसमें आप देखोगे कि मैंने 2000 ले लिया, 500 ले लिया, 380 ले लिया, इस तरह से नंबर ले लिया। तो आपको जहाँ कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज ही यही है कि आपको जब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देगा तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या करना है? कॉमन लेना है, जितना ज़्यादा कॉमन ले। क्योंकि कॉमन लेने से देखो, आपको 318 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 520 से, वो ज़्यादा टफ है ना, बजाय उसमें से जितने 2 हों वो कॉमन ले लिया जाए। हाँ या ना? बात समझ में आई ना? कौन सी लाइन? ये वाला। इतना कॉमन ले चुके हो आप, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कितना कॉमन दिख रहा है? 3 है ना, तो वो 3 आपने बाहर ले लिया। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वो भी बाहर ले लिया। तो 3 × 3² करो, कितना बचेगा? 3 की पावर 3। और ये वाला टर्म पहले से यहाँ पे क्लियर है? ठीक है। तो ये दोनों कितना हो गया? 3 की पावर 6। आज आप देख के आना, कल आपको ये नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। आप एक काम करो, तब तक नोट कर लो, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, ठीक है? आप कुछ मत करो, आप सॉल्यूशन नोट मत करो। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नोट करना है और इस क्वेश्चन को खुद से बना के लेके आना है। एक बार ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो आप मेरे से या तो पहले क्लास से पहले पूछ लेना या क्लास के बाद पूछ लेना। नोट्स का तो बेटा आप नीचे बात कर लेना एक बार, है ना? आप एक बार नीचे, मतलब है ना, जो हेल्प टेक्स्ट दे रखा है वहाँ पे एक बार बोलना, सब लोग बोलना। आपको ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक प्रोसेस में है, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ को आज या कल में मिल जाना चाहिए, ऐसा। मतलब ऐप पे आपके जो पूरे लेक्चर हैं और जो आपका नोट्स है ये पूरा अपडेट हो रहा है रोज। बस ये है कि आप लोगों को कुछ को एक्सेस नहीं मिला है तो आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसे। वीकेंड से मिलेगा ना? अच्छा, आपका होमवर्क बस ये क्वेश्चन है, ठीक है? नोट कर लिया? हाँ, एक सेकेंड, थैंक यू।